दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीए नितेश गुप्ता और आज हमारी जो चर्चा का विषय है, क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट एपिसोड बनाया है और उस एपिसोड में हम लोगों ने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर आप एक माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैं तो आरबीआई ने जो रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम दी है जिससे कि आपका अकाउंट जो है वो एनपीए ना हो, तो उसका आप कैसे फायदा उठा सकते हैं वो हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। और इस एपिसोड में हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग जो इंडिविजुअल्स के लिए और स्मॉल बिजनेसेस के लिए आप कैसे रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा ले सकते हैं, 5 मई 2021 का ये सर्कुलर है, तो उसका आप कैसे फायदा ले सकते हैं अपने अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करवा के जिससे कि आपका अकाउंट एनपीए ना हो। तो हम लोग अभी उस पर डिस्कशन करेंगे और ये हमारा सेकंड एपिसोड है। और अभी हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, मैं अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से हम लोग एज अ इंडिविजुअल और एज अ स्मॉल बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा ले सकते हैं और अपने खाते को एनपीए में तब्दील होने से बचा सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोग फर्स्ट स्लाइड पर देख रहे हैं, इस पर ये मेंशन है कि किस तरीके से आपका जो बैंक में लोन अकाउंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में जो लोन अकाउंट है, आप उसको किस तरीके से उसको रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। आरबीआई ने जो अपना रिस्ट्रक्चरिंग का सर्कुलर दिया है उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और आप उसको एनपीए में कन्वर्ट होने से या स्लिप होने से आप कैसे बचा सकते हैं। तो जो आरबीआई का सर्कुलर है वो 5 मई 2021 का ये सर्कुलर है और इस सर्कुलर की एप्लीकेबिलिटी सारे कमर्शियल बैंक्स जिसमें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इसके अलावा सारे एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर इस सर्कुलर की एप्लीकेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि जो भी आरबीआई के सर्कुलर में रिस्ट्रक्चरिंग को लेके कहा गया है, और क्योंकि हम लोग सेकेंड एपिसोड में जो जिक्र कर रहे हैं वो हम लोग स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर की एप्लीकेबिलिटी जो है वो इन सारे इंस्टीट्यूशंस पर इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। तो इस वाली स्लाइड पर हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या रेजोल्यूशन पॉसिबल है इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से। तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है या एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन हो सकते हैं वो हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ए पॉइंट पर मैंने ये बताया है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने पर्सनल लोन बैंक से ले रखा है वो इस रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ ले सकते हैं। बी पॉइंट में ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके बिजनेसेस हैं और बिजनेसेस में आप ये देखिए कि इसमें ये मेंशन है कि उनका जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उस पे जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 25 करोड़ रुपीस से ज्यादा न हो एज ऑन 31 मार्च 2021। इसको आरबीआई ने अभी अपनी लेटेस्ट हेड मीटिंग में 50 करोड़ रुपीस कर दिया है 4 जून 2021 को। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ रुपीस तक भी है तो भी आप रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का फायदा ले सकते हैं, इंडिविजुअल अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए बैंक से बोरोइंग कर रखी है तो। और सी पॉइंट में जो है वो स्मॉल बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस जो रिटेल या होलसेल ट्रेड में हैं या जो एमएसएमई में क्लासिफाइड नहीं है, क्योंकि एमएसएमई की रिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होगी ये हम लोगों ने एपिसोड 1 में आपको बताने का प्रयास किया है। वहां पे कंप्लीट डिस्कशन किया है कि अगर आप एमएसएमई यूनिट हैं तो आप कैसे आरबीआई की जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है उसका फायदा ले सकते हैं। तो ऐसे में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका 31 मार्च 2021 तक जो है वो आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ रुपीस से ज्यादा ना हो, लेकिन इस सीमा को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ रुपीस कर दिया 4 जून 2021 की अपनी मीटिंग में डिस्कशन करके। तो जो इसका सबसे बड़ा लाभ है वो ऐसे इंडिविजुअल्स, क्योंकि मैंने अपने नोट नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने पर्सनल लोन ले रखा है, उस पर्सनल लोन में कंज्यूमर क्रेडिट लोन, एजुकेशनल लोन्स या आपने अगर अपना हाउसिंग लोन ले रखा है, तो ये सारे के सारे लोन्स जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग के दायरे में आएंगे और आप इस पर रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि कोविड फॉल आउट है, कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमारी इनकम्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ऐसे में ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने पर्सनल लोन, क्योंकि काफी सारे लोगों ने हाउसिंग लोन वगैरह ले रखे हैं, एजुकेशनल लोन है, तो वो इस रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा उठा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने बिजनेस लोन ले रखा है या स्मॉल बिजनेसेस जिन्होंने बिजनेस लोन ले रखा है तो वो इस पर्टिकुलर सर्कुलर के थ्रू फायदा उठा सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है एलिजिबिलिटी की या एलिजिबल बोरोवर्स के लिए वो ये है कि 31 मार्च 2021 को 31 मार्च 2021 को की कट ऑफ डेट है, उस दिन आपका अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए, बैंक की बुक्स में एज स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई होना चाहिए, उस दिन आपका खाता एनपीए नहीं होना चाहिए।
जो सेकंड नोट है वो इसमें ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है इस सर्कुलर से, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कई बिजनेसेस हम लोगों को एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे लगते हैं, डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, सेरिकल्चर या बी कीपिंग, तो ये सारे के सारे जो है वो हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं और इस पर्टिकुलर सर्कुलर में इसके रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें हम लोगों ने ये बताने का प्रयास किया है आपको कि किस तरीके से जो है वो आपका जो सहूलियतें जो प्रपोज्ड हैं, आरबीआई ने जो अपने सर्कुलर में कहा है कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि आपको जो है वो मॉरेटोरियम मिल सकता है। मॉरेटोरियम इस सेंस में कि आपको इमीडिएट कोई पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है अभी आपको, लेकिन आरबीआई का ये कहना है इस सर्कुलर के थ्रू कि आप जो है वो मॉरेटोरियम ले सकते हैं अपना जो इमीडिएट पेमेंट आपको करना है, क्योंकि कोविड का नेगेटिव फॉल आउट है, इनकम्स कम हुए हैं, बिजनेसेस उस लेवल पर नहीं चल रहे हैं, तो आप अपने रीपेमेंट्स जो आपको इमीडिएटली करने हैं उनका डेफरमेंट कर सकते हैं, उनको लंबित कर सकते हैं और उनके लिए आपको बैंक्स जो है मॉरेटोरियम या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको मॉरेटोरियम दे सकते हैं। दूसरा बेनिफिट वो आप इसमें ये ले सकते हैं कि आपका जो रीपेमेंट है, मान लीजिए वो टर्म लोन नेचर का है, हाउसिंग लोन टर्म लोन नेचर का होता है, तो आप उसमें बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका टेनोर या आपकी समय सीमा जो है, जैसे मान लीजिए अगर 15 साल था तो उसको बढ़ाया जाए। तो आरबीआई सर्कुलर में ये भी दिया है कि आप अपने टेनर को बढ़ाने की रिक्वेस्ट भी, जो समय सीमा है उसको बढ़ाने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके लोन पर 31 मार्च 2021 के बाद में कोई इंटरेस्ट वगैरह का ओवरड्यू अगर हो गया है, तो उस ओवरड्यू को भी बैंक्स चाहें तो बिजनेस लोन के लिए ये ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है कि वो ऐसे में आपका जो इंटरेस्ट ओवरड्यू है उसको फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन के में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन के लिए एक समय सीमा दी जा सकती है आपको कि जिसमें जो कि आपके और बैंक के बीच में आप एक एग्रीमेंट के थ्रू एग्री करेंगे, तो उस समय सीमा में आप इसको रीपे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बिजनेस में, क्योंकि ये पर्टिकुलर सर्कुलर जो है वो इंडिविजुअल के पर्सनल लोन्स के अलावा वर्किंग कैपिटल लोन्स जो अगर मान लीजिए बिजनेस में हैं उनके लिए भी बात करता है, तो अगर आपको अपनी वर्किंग कैपिटल को रीपे करना है तो उसको भी आप वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में कन्वर्ट करवा सकते हैं और आप उसको फिर एक समय मिल जाएगा आपको और उस टर्म लोन को आप वर्किंग कैपिटल का जो कन्वर्जन हो गया है उसको आप रीपे कर सकते हैं। एग्जाम्पल बतौर मैंने इसमें नीचे लिखा भी है कि किस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी जो है वो एक टर्म लोन नेचर की कन्वर्ट हो सकती है और मोरेटोरियम उसमें 2 साल तक का मैक्सिमम मोरेटोरियम क्योंकि आरबीआई सर्कुलर में दिया है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, थर्ड पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजों का जिक्र कर रहा है कि आपको कितना मैक्सिमम टेनर आपका बढ़ सकता है, आपको मोरेटोरियम कितना मिल सकता है। तो इसमें अगर हम पढ़ें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मोरेटोरियम पीरियड है वो आपको 2 साल तक का मिल सकता है और ये जिस दिन आपका रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। मैंने 2 वर्ड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर में, एक वर्ड इन्वोकेशन और एक इंप्लीमेंटेशन। इनको फर्स्ट एपिसोड में मैंने समझाया है, लेकिन अपने सारे व्यूअर्स के लिए मैं दोबारा से इन्वोकेशन और इम्प्लीमेंटेशन को समझाने का प्रयास करता हूं कि आप जब भी बैंक में अपनी एप्लीकेशन देंगे रिस्ट्रक्चरिंग या रिजोल्यूशन प्लान के साथ में, तो 30 डेज में बैंक अपना जो है डिसीजन लेंगे इसके ऊपर और अगर वो आपके प्लान को अप्रूव करते हैं तो एक तरीके से आपसी समझौता हो गया बोरोअर और लेंडर के बीच में। जो आपने अपना रिजोल्यूशन प्लान दिया वो उनको अगर एग्री कर जाता है लेंडर उसके ऊपर, तो ये आपके प्लान का, आरबीआई का ऐसा कहना है कि इन्वोकेशन हो गया और इसके बाद में आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं इस प्लान का। तो इम्प्लीमेंटेशन से आपको ये देखिए कि मॉरेटोरियम का जो बेनिफिट है, आप जो अपना रिपेमेंट करना चाहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है कि 2 साल तक के लिए आप मॉरेटोरियम का बेनिफिट ले सकते हैं मैक्सिमम। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि उस बेनिफिट में आप अपनी जो रिपेमेंट है, जो आपका रिपेमेंट टर्म दिया था, अगर मान लीजिए 7 ईयर्स का था या टर्म लोन बिजनेस के लिए था या अगर हाउसिंग लोन 15 ईयर्स के लिए था, तो ऐसे में आप जो टेनर है, जो उसकी समय सीमा है, उसको भी आप बढ़वाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी 2 साल ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इन दोनों को ब्लेंड भी कर सकते हैं, इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। अमूमन तौर पर यह देखा गया है कि क्योंकि कोविड का फॉल आउट नेगेटिव है हमारी इनकम्स वगैरह के ऊपर,
तो अमूमन तौर पर लोग जो है वो शुरुआती दौर में इसमें अपने रीपेमेंट को बढ़ाने की बजाय, टेनर बढ़ाने की बजाय मोरेटोरियम को ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको अभी टाइम मिल जाए। तो ये जो टाइम मिल सकता है वो चाहे आप मोरेटोरियम के लिए 2 साल ले लीजिए, चाहे आप अपना रीपेमेंट टेनर है इसको बढ़ाने के लिए 2 साल ले लीजिए, या मिक्स करके मोरेटोरियम 1 साल का ले लीजिए और टेनर 1 साल का ले लीजिए। तो मैक्सिमम जो टाइम आपको मिल सकता है वो मैंने स्लाइड में समझाने का ये प्रयास किया है कि आपको 2 साल का मैक्सिमम टाइम आप बढ़वा सकते हैं, या तो आप टेनर में बढ़वा लीजिए या मोरेटोरियम में उसको बढ़वा लीजिए। जो फोर्थ पॉइंट है वो उन लोगों के लिए है कि जिन बोरोवर्स में रेजोल्यूशन प्लान इन्वोक हो गया है, तो ऐसे में जो है वो जो एडिशनल फाइनेंस जो है वो बैंक्स उनको दे सकते हैं जब तक कि प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये बैंक्स के अपने डिस्क्रिप्शन पर हो सकता है कि आपका अगर प्लान बैंक ने अप्रूव कर दिया है, इन्वोकेशन हो गया है आपके प्लान का, तो आपको एक एडिशनल फाइनेंस भी दिया जा सकता है जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो सस्टेन कर जाए, इवन दो आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है अभी प्लान का। तो ये डेफिनेटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लर्निंग इंस्टीट्यूशन के डिस्कशन पे ही होगा। दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग, अगर मान लीजिए आपने पहले किसी रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट लिया है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि करंट सिनेरियो में 2 साल का या तो आप मॉरेटोरियम ले सकते हैं, 2 साल का आप टेनर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले किसी रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट लिया है, तो आप जो है वो, अगर मान लीजिए आपने 6 महीने का आपने उसमें मोरेटोरियम लिया था, तो आपके पास में 1.5 साल एडिशनल मिलता है करंट प्लान में, तो आप अपने लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से 1.5 साल और उसको मोरेटोरियम को बढ़ाने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने अपने टेनर के लिए रिक्वेस्ट किया था और वो टेनर भी आपका 2 साल से कम के लिए अगर बढ़ाया गया था, तो उस टेनर को भी आप 2 साल के लिए बढ़वाने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कैप, चाहे वो मोरेटोरियम हो चाहे वो टेनर हो, इन दोनों का ओवरऑल कैप जो है वो 2 साल का ही होगा। अगर आपने अपने प्रीवियस कोई रिस्ट्रक्चरिंग ली है और अगर आपको उसमें 2 साल से कम का बेनिफिट ओवरऑल मिल रहा है टेनर में और आपके मोरेटोरियम में, तो आप वो इसको बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करके इसको आप बढ़वा सकते हैं। जो ये वाली स्लाइड है इसमें मैंने ये बताया है कि पर्सनल जो लोन है उनको छोड़ के अगर आपके बिजनेस लोन्स हैं, अगर आपने एज अ स्मॉल बिजनेस आपने कोई लोन ले रखा है अपने बिजनेस के लिए, या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपने अपने बिजनेस के लिए लोन ले रखा है, और अगर आपने उसको जो है वो रिजोल्यूशन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 में अगर हुआ था, अगर आपने पहले कोई उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करवाई हुई है, तो एज अ वन टाइम मेजर बैंक्स जो है इसको भी रिव्यू कर सकते हैं। और अगर उनको ये लगता है कि कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी वर्किंग कैपिटल के ऊपर, तो बैंक्स चाहें या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन चाहें तो वो उसको रीअसेस करके आपको एडिशनल फंड्स भी दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो मार्जिन है बिजनेस में, सेफ और अगर 25% मार्जिन था, तो उसको मार्जिन को रिड्यूस करके 20% मार्जिन कर सकते हैं, जिससे कि आपके हैंड में लिक्विडिटी थोड़ी ईजी हो जाए। और अगर ऐसा वो करते हैं तो ये रीस्ट्रक्चरिंग के दायरे में नहीं आएगा और ये एज अ वन टाइम मेजर ही दिया जाएगा, वन टाइम रिलीफ के तौर पर आप मान सकते हैं इसको। और ऐसा जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन डिसीजन ले सकते हैं, तो उसकी समय सीमा 30 सितंबर 2021 तक है। और इसमें एक जो खास बात ये कही गई है कि आपका अगर मार्जिन रिड्यूस होता है या वर्किंग कैपिटल आपकी इन्हांस की जाती है, आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी जाती है, तो आपको 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक आपका जो रेजोल्यूशन प्लान जो आपने 1.0 में जो आपने पहले अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करवाई थी, और उसमें जितने जिसमें आपने प्रपोज किया था कि मेरी इतनी वर्किंग कैपिटल लिमिट होगी, इतना मेरा मार्जिन होगा, और अगर करंट सिनेरियो में उसको बैंक बढ़ाने का डिसीजन लेता है, तो ये आपको सेम लेवल्स पर लाने पड़ेंगे 31 मार्च 2022 तक। आपका अगर मार्जिन करंट सिनेरियो में 25% से कम करके 20% कर दिया जाता है, और अगर आपका पुराने वाले रिस्ट्रक्चरिंग में 25% था, तो आप इसको ऐसा मान के चलिए कि 31 मार्च 2022 तक, यानी कि 31 मार्च 2022 तक आपको सेम लेवल पर लाना पड़ेगा, यानी कि आपको सेम 25% मार्जिन पर आना पड़ेगा। तो ये बैंक्स में कोविड-19 का जो फॉल आउट है उसके बेसिस पे बैंक इसमें डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे, बैंक्स आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं।
ये ऑल्दो आरबीआई सर्कुलर में ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, ये मैंने मेरी समझ से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, और ये मेजरली जो स्मॉल बिजनेस जो रन कर रहे हैं या इंडिविजुअल्स जो बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उनको कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बैंक्स को देने पड़ सकते हैं। सबसे पहला तो डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्मेट ही होगा, जिसमें कि आप एप्लीकेशन देंगे अपने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। आपको रीजन देना होगा कि कोविड-19 का आपके बिजनेस पे या आपकी इनकम पे क्या इम्पैक्ट रहा है, जिस वजह से आप रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं। इसी तरीके से जो आपका बिजनेस होगा उसके आपको लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स बैंक मांग सकते हैं आपसे, आपसे प्रोविजनल फाइनेंशियल्स मांग सकते हैं। और जो आप अपना प्लान जो बनाएंगे उसमें, क्योंकि आप उनसे उस प्लान में आप मॉरेटोरियम अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप अपने टेनर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या आप एडिशनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको प्रोजेक्शंस जो आप बनाएंगे, तो उन प्रोजेक्शंस के लिए एक प्रॉपर बेसिस होना चाहिए, प्रॉपर अजम्पशंस होने चाहिए, जिससे कि आपको उसमें ये समझ में आए कि आप अचीव कैसे करेंगे अपने इन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को। और इसी तरीके से, क्योंकि हर बैंक की अपनी एक अप्रूव पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को आप लोग एक बार गहनता से अध्ययन जरूर कर लें उसका, क्योंकि हम लोग जो बैंक को जो पॉलिसी है वो मोर और लेस तो आरबीआई की गाइडलाइंस पर ही स्टिपुलेट की गई पॉलिसी बैंक ने फ्रेम किया है उसको, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो आप पॉलिसी को, हर बैंक की अपनी एक पॉलिसी है, बोर्ड अप्रूव पॉलिसी है, उसको पढ़ लें। और जब आप अपना रेजोल्यूशन प्लान दें, जो उसमें फाइनेंशियल्स वगैरह ड्रॉ करें आप, क्योंकि कई बार रेशियोज की हम बात करते हैं, वो थोड़ा बहुत पैरामीटर्स, कुछ हर बैंक का अपना कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकता है, तो इसीलिए इस पॉलिसी का अध्ययन जरूर कर लें अपने फाइनल रेजोल्यूशन प्लान को बनाने से पहले, जिससे कि बैंक्स के लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल होगा आपके रेजोल्यूशन प्लान को समझना और उस पर डिसीजन मेकिंग करना। तो दोस्तों, अभी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया कि अगर आप एक इंडिविजुअल बोरोवर हैं या एक स्मॉल बिजनेस रन करते हैं, तो आप आरबीआई के सर्कुलर का फ़ायदा उठाकर कैसे अपने अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं और कैसे आप अपने अकाउंट को एनपीए होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसके संदर्भ में अगर आप कोई मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं, तो वह कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से सवाल। और अगर आप कोई फीडबैक भी देना चाहते हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि आप एक फीडबैक जरूर दें इस वीडियो के ऊपर, तो वह फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करी है, और अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ऐसे हैं जो कि अपने लोन को रीपे करने में थोड़ा भी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो उनके साथ में इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करें, क्योंकि सरकार का प्रयास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रयास है कि हम लोग अवेयर हों और इस स्कीम का फायदा उठाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसका फायदा उठाइए। मैं पुनः उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ अच्छी जानकारी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।